गुड आफ्टरनून दोस्तों। मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं एक शराबी हूँ। और हाय केवल अनिरुद्ध और भाई। केवल अनिरुद्ध भाई। एक उच्च शक्ति है जो मुझे यहीं पे मिली है। और आप लोगों की संगत और 12 कदमों का ये सुंदर कार्यक्रम। शराब के पहले घूंट से दूर हूँ यार। आज जो बात कभी लगी नहीं थी सच होगी वो सच हो रही है। सबसे पहले तो बधाई उत्कर्ष भाई को, निखिलेश भाई को। है ना, 30 घंटा 7 दिन। मेरे को यहाँ पे बोला था 24 घंटे की सोब्राइटी है। एक एक दिन करके दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, महीने साल बन जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सौरेंदु भाई आपका। क्योंकि इसी तरह से मैं आया था 29 दिसंबर 2016 को। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मेरी पहली मीटिंग थी। और आज मैं जब मुड़ के देखता हूं तो उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, रिहैब के जरिए आया था, तो कुछ बचा नहीं था लाइफ में। और ऐसा लगा था जैसे डूबते हुए को किनारा मिल गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं लगभग 2 महीने सोबर रहा और उसके बाद मैंने फिर से पी ली। और उसके बाद पीता रहा, अंदर बाहर चलता रहा। अंदर बाहर मेरे लिए दो मायने रखता है। मेरे अब पर्सनल ये है कि एक तो ए के अंदर और ए के बाहर, मतलब पी रहा हूँ नहीं पी रहा हूँ। मेरे लिए इसका और एक मतलब था, अंदर बाहर मतलब या तो रिहैब के अंदर हूँ या रिहैब के बाहर हूँ। कुल मिला के 5 रिहैब हुए मेरे। और जैसे मैंने बताया कि 29 दिसंबर 2016 को मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। लेकिन आज की मेरी जो सोब्राइटी डेट है वो 27 अप्रैल 2018 है। तो यार दोस्तों, ये 1.25 साल का फर्क है। 24 घंटे की अगर सोब्राइटी है, मैं आके यहाँ पे सोबर रहा था और 24 घंटे के हिसाब से यहाँ पे जो बोली गई हैं चीजें, उनका अगर पालन करता तो मेरी सोब्राइटी डेट उससे पहले की होती, रिहैब जाने से पहले की होती। मतलब मैं लगभग 8 साल पूरे कर चुका होता। अब सालों के मायने नहीं है। अभी एक भाई ने कहा, आज के दिन मेरे को खुदा ने जिंदगी बख्शी है तो उस जिंदगी का मैं क्या कर रहा हूँ, और ये 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे करते आगे बढ़ना है। तो साल कितने हुए ये आज मायने नहीं रखता है उतना, जितना कि आज मैं 24 घंटे सोबर हूँ उतना रखता है। बट तब मैं क्यों नहीं रह पाया सोबर? जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था लगभग 2 महीने सोबर था, शराब नहीं पी थी। उससे पहले 3.5 महीने रिहैब में गए थे, मतलब लगभग 5.5 महीने शराब से दूर था। इस बीच कोई दुर्घटना नहीं घटी थी। इस बीच मुझ पे कोई बहुत बड़ा जानलेवा संकट नहीं आया था। मेरा शरीर अच्छा हो रहा था, मैं मन से अच्छा महसूस कर रहा था। घर में जो मेरी इज्जत गंवा चुका था मैं, वो मेरे को वापस मिलने लगी थी। घर वाले फिर से भरोसा करने लगे थे। यार दोस्त जो अच्छे वाले थे, जो मेरे को टालते थे, वो मुझे फिर से याद करने लगे थे। मुझे फिर से भरोसा करके काम मिल रहा था, मैं फिर से कमाने लग गया था। मतलब अल्कोहलिक्स एनोनिमस, रिहैब पहले और फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, और जितने दिन मैं शराब से दूर था उतने दिनों में मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था, मेरे अंदर भी मेरे बाहर भी। उसके बावजूद मैंने शराब पी ली और वो 1.25 साल तक चलता रहा मेरा पीना। और ये मुझे इतना नीचे लेके गया कि मैं आज बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट जब मेरे को बोला गया तो मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंशन दे दिया कि रिलैप्स मतलब ये अंदर बाहर का एक जानलेवा खेल है। बिल्कुल मिरेकल है कि जिंदा हूँ आज, और बिल्कुल मिरेकल है कि शराब से दूर हूँ। और उससे भी जुड़ी, मेरे को उससे जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लगती है जो मैं हमेशा कहना चाहता हूँ। यार शराब से दूर हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरे जैसा शराबी अगर जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है तो शराब से दूर नहीं रह पाएगा। तो बात चल रही थी ये बीच में 1.25 साल क्या हुआ मेरे को। तो थोड़ा सा मेरे को पीछे जाना पड़ेगा। मैं जाता हूँ वहां पे जहाँ पे मैंने शराब को छुआ नहीं था, मतलब शराब पी नहीं थी। घर में शराब चलती थी, मेरे पिताजी खूब शराब पीते थे, अल्कोहलिक थे, ये बिल्कुल कह सकता हूँ मैं। और उसी के कारण बहुत कम उम्र में, 50 की उम्र में वो गुजर गए। लेकिन जब मैं 12-13 साल का था तब का मुझे एक वाकया याद आता है कि छोटे से गांव में रहता था मैं। और एक 4 मंजिला इमारत बन रही थी, और वो बड़ी हमारे लिए ना बड़ी बात थी कि यार 4 मंजिला पक्की इमारत बन रही है। और वहां पे उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वो बाम्बू के जो स्कैफोल्डिंग्स लगाए जाते थे वो लगाए गए थे, और नीचे ढेर सारी रेत रहती थी, तो हम बच्चे रेत में खेलने जाते थे। तो खेलों में से ही एक खेल था कि कौन पहली मंजिल से छलांग लगाएगा, कौन दूसरी मंजिल से छलांग लगाएगा। तो पहली मंजिल से तो हमारे से सब हम सभी लगा लेते थे, और हमसे छोटे बच्चे भी लगा लेते थे। और मेरी उम्र के जो बच्चे थे 12-13 साल के, वो दूसरी मंजिल से छलांग लगाते थे। अब बात निकली कि तीसरी मंजिल से कौन लगाएगा, उसमें भी 2-3 जनों ने लगाई, और फिर चली कि सबसे ऊपरी मंजिल से कौन लगाएगा। अब यहाँ पे कोई तैयार नहीं था। ये मैं देखता हूँ कि यहाँ मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा जो किसी को नहीं जमता है वो मेरे को आता है, और मैं गया और वहां से छलांग लगाई, और सबकी नजरों में हीरो बन गया मैं। बहुत छोटी सी बात थी। आज मैं कुछ महीनों पहले गांव में गया तो वो इमारत मेरे को बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके मैं ये देखता हूँ कि मेरे में क्या गड़बड़ियां थी यार।
शराब चालू होने से पहले मेरी पर्सनालिटी में कुछ गड़बड़ियां थी। तो ये एक गड़बड़ी मेरे को दिखाई देती है कि जो किसी को नहीं जमता है वो मैं करके दिखाऊंगा, और मैं सबकी नजरों में हीरो बनूंगा। कई दोष है मुझ में, उनमें से ये दोष मेरे को प्रमुख दिखाई देते हैं दो। ऐसे ही दोषों को लेकर मैं पल बढ़ रहा था। दुनिया की नजर में मैं समझदार, बड़ा ही विनम्र और बड़ा ही जिम्मेदार लड़का था, क्योंकि घर में शराबियत थी तो बहुत कम उम्र में मेरे को सारी जिम्मेदारियां लेनी पड़ी। और मेरे को भी ये भ्रम हुआ कि मैं समझदार हूँ, बुद्धिमान हूँ, और मेरे को समझती है चीजें। और शराब तो 21 साल की उम्र में आई, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो 21 साल की उम्र में आई, और लेकिन आई तो ऐसे आई कि बस यार, मतलब उस दिन से शराब अपनी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। जिस चीज से मेरे को नफरत थी वो चीज मेरी सबसे बढ़िया दोस्त बन गई। कुछ मुझे शराब में से ऐसा मिल रहा था जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा था। वहां से मेरी पर्सनालिटी और भी बदल गई, मैं और कॉन्फिडेंट हो गया। जो चीजें मेरे को जमने में थोड़ा सा मैं हिचकिचाता था, थोड़ा सा डर लगता था, अब मेरे को डर नहीं लगता था। करियर बहुत अच्छा चल पड़ा। लव मैरिज हुआ, वहां पे मैंने प्रपोज किया, वहां पे बात भी बन गई, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ऐसा मेरे को लग रहा था। लेकिन शराब जो आई थी, जैसा मैंने कहा कि सबसे बढ़िया दोस्त बन गई, तो यार दोस्त मिलके सब लोग है ना शराब पीते थे हम, और सब दोस्त चले जाने के बाद भी है ना मैं इस दोस्त के साथ बैठा रहता था। मैं रेगुलर हर रोज पी रहा था शुरुआत में, ऐसा नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा देखता हूँ कि शराब पीने बैठा अगर मैं, तो थोड़े में है ना मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती थी। तो शराब बढ़ती गई, और शराब के साथ मैंने कहा कि बहुत मजे लगे मेरे को, कर रहा हूं मैं। लेकिन उसके साथ कुछ तकलीफें भी आई, जैसे सुबह हैंगओवर आने लगे, या कहीं पे जाना है अगर, तो मैं कॉन्शियस होने लगा कि यार इतनी लेट तक शराब पिए हैं, अब सुबह मीटिंग को निकले हैं, तो वो चेहरे पे दिख रहा है क्या मेरे? आंखें लाल दिख रही है, चश्मा चढ़ा लो, आई ड्रॉप्स डाल दो, डीओ 4 बार मारो, मुंह में हॉल्स दबा लो। ये ऐसी चीजें चलने लगी, और कभी कभी मेरे को लगता था कि यार अति हो रही है, ज्यादा हो रही है। कुछ कुछ हादसे हुए, बीच बीच में होते रहे। ट्रेन में सो गया, सुबह उठा 3:30 बजे, कहीं पे डिपो में पहुंच गई है गाड़ी, और जेब से बटुआ गायब है। अब पैदल चलते 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 आ रहा हूँ घर। तो ऐसी चीजें जब होती थी तो यकीनन मेरे को लगता था अंदर से कि यार मैं कहीं कहीं ना कहीं मेरा शराब पीने का जो ढंग है वो सही नहीं है। और तब मुझे लगता था कि यार ये मैंने देखा है अपने घर में कि क्या होता है, तो ये क्यों कर रहा हूं मैं? अच्छा अच्छा, मेरी करियर अभी चालू हो गई है, मैं अभी बाप बन गया हूँ, मेरे को जिम्मेदार होना चाहिए, ये चीजें मुझे शोभा नहीं देती, तो क्यों ना मैं ये चीज छोड़ दूं। ऐसा ख्याल बीच बीच में आता था, क्योंकि रोज हादसे नहीं होते थे शुरुआत में। ये जो मैंने बताए चीजें, ये पीरियोडिकली होती गई, मतलब आज हुई तो कभी 3-4 महीने बाद हुई, कभी 6 महीने बाद हुई, रोज रोज नहीं हो रहा था ना। लेकिन ऐसी चीजें होती थी जब, तब मेरे को लगता था कि यार ये बहुत तकलीफ होती है इस चीज से, तो मैं शराब छोड़ दूं। तो मैंने कोशिशें शराब छोड़ने की या शराब को कंट्रोल करने की, सीमित मात्रा में पीने की, इस तरह से पीने की जिससे कोई नुकसान न हो, इसकी कोशिशें मैंने बहुत पहले से चालू कर दी थी। तो ये होता था कि यार बेटे का बर्थडे है, तो मैं सोचता था कि है ना मैं अब मैं 1 साल शराब नहीं पीऊंगा। या नवरात्रि के त्योहार आए, हालांकि मैं भगवान को नहीं मानता था, तो त्योहार आए तो मेरे को लगता था कि ये एक अच्छा अवसर है, जब मैं अगर संकल्प कर लूंगा तो मैं ना यार शराब छोड़ दूंगा कुछ महीने के लिए। या गणेश चतुर्थी आई तो करता था। तो ये इस तरह की चीजें मैंने कई बार मैंने कोशिश की। 31 दिसंबर तो हर बार था, मैंने शराब पीना चालू करा उसके 7-8 साल बाद। हर 31 दिसंबर को मैं ये सोचता था कि आज ना यार जम के पियेंगे एकदम, कोई मेरे को कुछ नहीं बोलेगा। घर पे भी मैं बोल देता था आज रात को मेरे को है ना यार जितना जमता है उतना पीने दो, छक के पीऊंगा, कल से शराब बंद। ये ऐसा कभी हुआ नहीं यार। अल्टीमेटली शराब मेरी बढ़ती गई, और धीरे धीरे जो छोटे छोटे नुकसान होते थे वो अब बड़े बड़े नुकसान होने लगे। और जो मैंने कहा कि कभी कभार होते थे नुकसान, ये अब लगातार होने लगे। तो मेरी शराब छोड़ने की कोशिशें भी मेरी और बीच बीच में होती गई, लेकिन एक टाइम आ गया जब मैंने शराब छोड़ने की पूरी पूरी कोशिश जो है वो छोड़ ही दी। तो मेरे को समझ में आ गया कि अब यार मैं 2 बार रिहैब भी होके आया हूँ। जब मैं रिहैब गया था पहली बार, तो मेरे को किसी ने बोला नहीं था कि शराब छोड़ दे तू, तो कोई किसी को प्रॉब्लम दिख ही नहीं रहा था। करियर बहुत बढ़िया चल रहा था, घर में पत्नी जरूर बोलती थी कि यार तू मैंने ज्यादा पी रहे हो, कम पिया करो, लेकिन शराब मत पियो ऐसा किसी ने नहीं बोला था मेरे को। मतलब किसी को इतना नुकसान नहीं लग रहा था शराब का। लाइफ मेरी बाहर से अच्छी चल रही थी, कमा बढ़िया रहा था, घर में भी सब कुछ ठीक था, मेरे कामकाज पे भी लोग खुश थे। लेकिन मेरे को अंदर से ये पता चल रहा था कि कोई ना कोई दिक्कत है। तो मैं रिहैब भी गया। रिहैब में 1 महीने में सब कुछ समझाया गया, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। ये भी बताया गया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस जाइए आप, क्योंकि यहाँ तो आप शराब से रुक सके इसलिए यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे की जो बातें हैं उन पे आप अकेले अमल नहीं कर पाओगे, तो यहाँ से निकलोगे तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाना।
लेकिन मेरे को लगता था कि अब सब कुछ बता दिया है, समझ में आ गया है, अब मेरे को और कहीं किसी के पास जाने की जरूरत क्या है। तो अकेले के दम पे मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, वो कभी हुई नहीं। तो वो आ गया फिर कि पल कि मैंने शराब छोड़ने की सारी कोशिशें बंद कर दी और नुकसान पे नुकसान होते रहे। यहाँ तक की बात आई कि मेरा काम बंद हो गया, पत्नी मेरे को छोड़ के चली गई, मेरे को रहने के लिए जगह नहीं रही, मैं मुंबई की सड़कों पे सोने लगा। दो दो तीन तीन दिन खाना नहीं मिलता था, लेकिन शराब जुटा लेता था। कैसे जुटा लेता था मेरे को याद नहीं, क्योंकि इतना याद है कि मैंने कहीं पे चोरी नहीं की, मैंने कहीं उस वक्त ऐसे पैसे की उधारी नहीं की, तो कैसे शराब जुट जाती थी मालूम नहीं, लेकिन पीता था जरूर। और इतना निराश हो गया था मैं जीवन से, भयंकर रूप से, कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, कहाँ जाना था मेरे को और कहाँ पहुंच गया हूँ। कितना लोग बोलते थे मेरे बारे में, पत्नी को इतना भरोसा था कि उसने माँ बाप से झगड़ा करके मेरे से शादी की थी कि आज भले ही इसके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे को यकीन है कि ये जीवन में कुछ अच्छा करेगा। तो मेरे बारे में लोग अच्छा सोचते थे, मैं खुद अपने बारे में अच्छा सोचता था, और मेरे जिंदगी में बहुत अरमान थे, मेरे को बहुत कुछ कर दिखाना था लाइफ में, और मेरे को लगता था कि मेरे में काबिलियत भी है। और इसके बावजूद आज मैं कहाँ आया हूँ कि सड़क पे आ गया हूँ, जहां पे मेरे को रोड क्रॉस दिख रहा है कि एक भिखारी है। एक्चुअल में ये चीज मैं बता रहा हूँ, जो मैंने फील करी, कि भिखारी है, उसका भी एक परिवार है, 3-4 साल का उसका छोटा बच्चा है, उसके साथ वो खेल रहा है। वो भिखारी भी मेरे से ज्यादा खुश है आज, और मेरी मुझ पे ये क्या नौबत आ गई। कभी कभी लगता था कि सब कुछ खत्म हो जाए यार, अब और सहा नहीं जा रहा है मेरे को। ऐसा लग रहा था कि इस शराब के चंगुल से मैं कभी छूट नहीं जाऊंगा। खुदकुशी की कोशिश की, या मेरे को लगा कि खुदकुशी की कोशिश की, क्या किया मेरे को मालूम नहीं, तो वो भी पूरी तरह से अंजाम नहीं दे पाया। तो मैं चाहता था कि ये खत्म हो जाए, मैं मर जाऊंगा तो मैं भी छूट जाऊंगा और मेरे घर वाले भी छूट जाएंगे। उसके बाद मैं जिस रिहैब में गया वहां पे 3.5 महीने रहा था, और फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। इस वक्त मेरे लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, मेरे को कोई काम पे नहीं रखता था, दोस्त फोन नहीं उठाते थे, कोई मेरे को लाइफ में कहीं से आशा का किरण नहीं दिखाई देती थी। और ऐसे में उन 3.5 महीनों में मेरे को एए के प्रोग्राम के बारे में बताया गया, अच्छे काउंसलर मिले, एए के लोग आते थे ईएसएच देने, तो उनको मैंने सुना, और फिर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। और वहां पे मेरा ना यार स्वागत किया गया बहुत अच्छे तरीके से। जिस इंसान को कोई भी नहीं पूछ रहा था, उसके घर वाले भी निभा रहे थे उसके साथ, उसको सम्मान दिया गया, उसको यहाँ पे प्यार दिया गया, और उसको बताया गया कि कोई चिंता मत करना, 24 दिन के हिसाब से तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। उसके लिए कुछ चीजों को तुमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरे को रियाब में भी बोला गया था, वही यहाँ पे बोला गया कि मेरे को एक जानलेवा बीमारी हुई है। चूंकि इसको आदत की तौर पे देखा जाता है, लत की तौर पे देखा जाता है, और एक गंदी चीज, या तो ये ऊंची चीज बहुत स्टाइल से की जाए तो बहुत स्टाइलिश चीज, या फिर बहुत ही है ना हीन दर्जे की चीज है ये। तो इस लिहाज से देखा जाता है, कोई इस बीमारी के बाद नजरिए से देखता नहीं है इसको, लेकिन तुमको हुई है एक बीमारी, और ये जानलेवा है। इसके 3 प्रकार हैं। एक तो फिजिकल एलर्जी है मेरे को, मतलब दुनिया शराब पीती है, लेकिन उनका शरीर उस तरह से रिएक्ट नहीं करता है जिस तरह से मेरा शरीर रिएक्ट करता है। मैं अगर थोड़ी शराब पीता हूँ तो और की मांग होती है, और पीता हूँ तो और की मांग होती है, और पीता हूँ तो और की मांग होती है। इसीलिए मैं टेबल पे आखिर तक बैठा रहता था। सारे लोग चले गए, मेरे को लगता है कि एक पेग और चाहिए। अब ये मैं कई बार मैं देख चुका था, मैंने बताया आपको कि मैंने कोशिशें की कि मेरे को नुकसान हो रहा है इस चीज से, तो मैं इस चीज से दूर रहूं यार, नहीं चाहिए शराब मेरे को। अब ये मैं तय करता था सुबह, जबकि हैंगओवर हो मैं हूं, खाना नहीं जा रहा है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, आंखें लाल है, सर दुख रहा है, काम पे जाना है। इस वक्त मैं तय कर रहा हूं कि मेरे को बस कुछ भी हो जाए, अब शराब को हाथ नहीं लगाना है, और 3-4 घंटे बाद मैं बार में बैठा हूं। तो ये क्या होता था, मेरा मन जो है ऑब्सेस्ड है शराब से। या तो मैं शराब पी रहा होता हूँ, या शराब का प्लानिंग कर रहा होता हूँ, या शराब के पैसे की प्लानिंग कर रहा होता हूँ, या मौके की प्लानिंग कर रहा होता हूँ। धीरे 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 करके शराब ने मेरे पे इतना कब्जा कर लिया था कि अब मेरे को शराब के बिना जीवन नीरस लग रहा था। जितने भी घंटे दिन के हैं जो शराब के बिना बीत रहे हैं, वो मेरे को बेहद बोरिंग लग रहे थे। मैं हर काम के लिए शराब पे डिपेंडेंट हो गया था। इसलिए जब मैं शराब से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, और जैसे मैंने बताया कि 5.5 महीने जब मैं पहली बार दूर रहा था तो सब कुछ अच्छा तो था, लेकिन ये मेरा मन जो है वो शराब में कहीं ना कहीं अटका हुआ है पूरा टाइम। या तो डायरेक्टली पता चलता है या इनडायरेक्टली होता है, लेकिन अटका हुआ है वो। सालों तक शराब पी है मैंने, और मेरा दिमाग जो है वो उस पर डिपेंडेंट है पूरी तरह से। तो शरीर तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन इस मन का कुछ किया जा सकता है। और ये मन का कुछ किया जा सकता है मतलब मेरे को मीटिंग में आना है, क्योंकि मैं प्रॉब्लम थी जिसने मेरा जीना दुभर कर दिया था। लेकिन यहाँ पे एक सॉल्यूशन था 12 कदमों का।
तो यहाँ मीटिंग आना है, यहाँ स्पॉन्सर लेना है, स्पॉन्सर के साथ मेरे को 12 कदमों का कार्यक्रम करना है, जिसके जरिए मेरी ये सोच, उन्होंने कहा इट्स नॉट अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, इट्स अ थिंकिंग प्रॉब्लम। शराब की समस्या ही नहीं है तुमको, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी समस्या है। तो इस सोच को बदला जा सकता है, ये दिमाग जिस तरह से मेरा सोचता है उसको बदला जा सकता है। उसके लिए मेरे को स्पॉन्सर लेना है और ये कार्यक्रम करना है। बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ बताया गया था और यहाँ पे एग्जाम्पल्स थे। मेरे को याद है मैं इंदौर की फेलोशिप में ज्वाइन हुआ था, होप ग्रुप ऑफ इंदौर मेरा मदर ग्रुप है, पहला ग्रुप है वो। और वहां पे गया था तो 6 साल 7 साल 8 साल सोबर रह रहे लोग थे, और वो दिख रहा था, मतलब उनके कपड़ों में ही नहीं दिख रहा था सिर्फ कि किस स्टाइल से वो जी रहे हैं, बल्कि उनके आंखों में दिख रहा था, उनके चेहरे में दिख रहा था, और जिस तरह से उनका मेरे से बर्ताव था उसमें दिख रहा था। तो अब इसमें कोई शक नहीं था कि जो मैं चाहता था सालों तक कि यार किसी तरह से शराब की प्रॉब्लम मेरी दूर हो जाए तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे मेरे को मिल गया था। मेरे को ये कंपनी बहुत अच्छी लगी। मेरे को याद है कि एक मेरे फेलोशिप में आया और तुरंत ही किसी बहाने से एक डिनर रखा गया था, तो मैं रात को ए मेंबर्स के साथ हम लोग डिनर पे गए थे, और वहां से मैं लौट रहा था तो मैंने कहा था वाइफ को कि यार कितना अच्छा लाइफ है यार, और कितने अच्छे दोस्त मिले हैं, और अब अपनी यही जिंदगी है। अब ये जो उद्गार निकले थे वो भी दिल से निकले थे। इसके बावजूद 2 महीने के अंदर अंदर मैंने शराब पी ली। क्या प्रॉब्लम थी यार मेरे को कुछ चीजों का उन्होंने बोला था कि एक तो ये बीमारी है और इसका मेडिकल में कोई इलाज नहीं है आज तक, अनफॉर्चुनेटली। किसी दिन आ सकता है, साइंस इस पे कोई ना कोई, इतना साइंस ने डेवलप कर लिया है तो इस चीज पे भी शायद आगे आएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है। तो उन्होंने बोला था कि यार कुछ चीजों का पालन करना है, जिसमें एक तो ये था ही जो मैंने बताया कि मीटिंग आना है, स्पॉन्सर लेना है और कदमों पे कार्यक्रम करना है। बट उन्होंने ये भी कहा था कि हॉल्ट का पालन करो। हॉल्ट मतलब मेरे को भूखे पेट नहीं रहना है, भूखे पेट रहता हूं तो मैं शराब के लिए ज्यादा वल्नरेबल हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि गुस्सा नहीं होना है। अब ये मेरे साथ बड़ी दिक्कत थी यार, मेरे को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा बहुत आता है। जरूरी नहीं है कि मैं झगड़ालू हूँ, क्योंकि वैसा मैं नहीं दिखता हूँ, लेकिन अंदर से मेरे को गुस्सा आ जाता है। ये चीज ऐसी होनी थी, ऐसी क्यों हुई? ये चीज ऐसा बोला था मेरे को, लेकिन आप लोगों ने तो वैसा कर दिया। यार मेरे बारे में पीछे क्यों बोल रहे हो? अभी तो मैंने शराब नहीं पी है, 5 महीने हो गए। ये चीजें छोटी छोटी मेरे को तकलीफ देती है, और ये जब तकलीफ देती है मेरे को, तो है ना, मेरे को छटपटा जाता हूँ अंदर से, और छटपटा जाता हूँ। उन्होंने कहा था मेरे को ये कि मेरे को है ना हर चीज का सोल्यूशन शराब में नजर आता है। मैं गुस्सा होता हूँ तो मेरे को शराब की याद, आरआईडी लेवल मेरी हिल जाती है। शराब से जब मैं दूर हूँ तो मैं रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंटेड हूँ, मतलब बेचैन हूँ, चिड़चिड़ा हूँ और असंतुष्ट हूँ कहीं ना कहीं। और उसपे से कोई भी चीज अगर मेरे मन माफिक नहीं हो तो फिर इतना डिस्टर्ब हो जाता हूँ अंदर, और डिस्टर्ब हो जाता हूँ तो सालों की प्रोग्रामिंग है मेरी कि मेरे को है ना यार ठंडक कहाँ मिलेगी, मेरे दिल को है ना चैन कहाँ मिलेगा, तो शराब में मिलेगा। तो मैं भागता हूँ वहां पे। तो इसलिए मेरे को बोला गया था कि यार जो भी है लाइफ में उसके एक्सेप्टेंस में रहो। जो भी हुआ है, आज तुमको पहले जैसा सम्मान नहीं रहा, तुमको पहले जैसा घर में भी, आज एक टाइम था जब सब कुछ तुमसे पूछ के हुआ करता था, आज नहीं हो रहा है, क्योंकि 3-4 साल हुए तुमने घर की ओर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी पत्नी सब कुछ देख रही है, अब उसको पूछने लगे, तुम्हारी माँ भी उससे जाके पूछती है। इसका जिम्मेदार कौन है? तो तुम ही तो हो यार। तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर से चीजें ठीक होंगी, लेकिन एक रात में खराब नहीं हुई थी, वैसे ठीक भी एक रात में नहीं होंगी। आज तुमको अचानक डर लगने लगता है कि 42 साल का हो गया हूँ, बेटा अभी 10वीं में आ गया है, इसके एजुकेशन के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं है यार, माँ को हार्ट अटैक आ गया है, उसका इलाज करना है, पैसे ही नहीं है यार। और तुमको लगता है कि अचानक से मेरे को है ना वैसा ही, उतनी कमाई हो, वैसी ही नौकरी मिल जाए, वैसा ही काम हो जाए, जो मेरे को पहले जैसा देता था 6 साल पहले पैसे, उतने ही पैसे मेरे को मिले, तो वैसा कैसे यार? चांसेस बहुत कम है ऐसा होने के। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तुमको टाइम देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें थी जिनकी वजह से मैं परेशानी, मेरे को है ना, जिन चीजों को मैंने नजरअंदाज कर दिया था सालों तक, देख ही नहीं रहा था घर कैसा चल रहा है, पैसे दे दिए घर पे तो मेरे को लगता था जिम्मेदारी खत्म, लेकिन उतने पैसे में कैसा चल रहा है, 2 महीने से बाद में पैसे नहीं दिए, फिर से ज्यादा रकम लाके दे दी, इससे थोड़ी ना होता है। तो मैं अपनी जिम्मेदारियों की ओर मैंने ध्यान नहीं दिया था सालों तक। मेरी इमेज कैसे खराब हो रही है समाज में, इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया था सालों तक। मैं अपने ही लोग मुझसे भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं, इस पे मैंने कोई ध्यान नहीं दिया था सालों तक। और उसकी वजह से जो सारी प्रॉब्लम्स आई थी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मेरे सोशल स्टेटस में हो, ये अचानक से होश में आने के बाद जब मेरे को दिखाई दी तो मेरा दिल घबरा गया। यार कैसे होगा, 42 साल का हो गया हूं मैं, ये जिम्मेदारियां कैसे निभाऊंगा? उस पे से फिर पत्नी ने कुछ बोल दिया मेरे को, तो यार दिमाग आउट मेरा। कुछ पिछली कोई बात निकल सकती है यार, घर वाले कोई परफेक्ट थोड़ी है मेरे।
तो पिछली कोई बात निकाल दी कि तुमने तब ऐसा किया था, मालूम है मेरे को कितनी तकलीफ हुई। तो मैं उस पे ये पत्ता डालता था कि आज तो मैं सोबर हूं ना, मीटिंग जा रहा हूं ना, लेकिन तुम इसी तरह से मेरे से झगड़ा करती हो, इसलिए साला मेरे को है ना इतनी शराब पी मैंने। दिमाग तुरंत मेरा जो है वो जस्टिफिकेशन बनाने लगा कि मेरे को ये बहाना मिल जाए तो मैं शराब पीने के लिए जाऊंगा, और वैसा ही मैंने किया। एक्चुअली इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी मेरी लाइफ में। मैंने बताया कि सब कुछ ठीक होता जा रहा था, तो उन्होंने कहा था कि गुस्सा नहीं होना है, अगर गुस्सा हुए किसी चीज से तुमको तकलीफ हो रही है तो तुरंत फोन करना है ए मेंबर्स के लिए। तब इतना जूम मीटिंग और इतने ज्यादा लोग कनेक्टेड नहीं थे हम आपस में, लेकिन मेरे शहर के ए मेंबर्स मेरे लिए अवेलेबल थे। लेकिन घर में कोई बात हुई तो मेरे को वहां जाके उनको बताने में शर्म महसूस होती थी। यार मैं कैसे बता दूं, मैं परफेक्ट सोब्राइटी उनको दिखाना चाहता था कि अब देखो मैं कैसे शराब से भी दूर हूं और मेरा कंडक्ट देखो कैसे बढ़िया है एकदम। तो मैं ये बताने से कतराता था कि कहीं ना कहीं मेरी और पत्नी की जो अनबन हुई उसमें मेरी ही गलती थी, या फिर मैं अपनी घर की सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरे को हेल्प मांगने में हमेशा शर्म लगी है यार। मैंने बताया, बचपन की कुछ चीजें बताई मैंने, कि लोग समझते थे कि मैं बड़ा समझदार हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, और यही रोल मैं निभाता चला गया। मैंने लोगों से कभी हेल्प मांगना या तो मांगी नहीं, या मांगी तो मेरे को है ना कहीं इंसल्टिंग लगा था। तो यहाँ पे मेरे को शर्म महसूस हुई कि मैं जाऊं और लोगों को बोलूं कि मैं तकलीफ में हूं, तो उसका मैंने पालन नहीं किया। उन्होंने कहा था लोनलीनेस से बचना, भूखे पेट नहीं रहना, गुस्सा नहीं होना, अकेले नहीं रहना। अब अकेले नहीं रहना तो क्या करना भैया, आप ही ने तो बोला कि पीपल प्लेसेस सिचुएशन से दूर रहो, पुराने दोस्तों से नहीं मिलना, पुरानी परिस्थितियों में नहीं जाना, पुरानी चीजों में नहीं घुसना। तो इसका सीधा मतलब था कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम एटलीस्ट अर्ली रिकवरी में ए मेंबर्स के साथ बिताऊं, जो मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे को बाकी की चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं फिर से लुभाने लगी थी। तीसरी बात बोली थी टायर्डनेस। टायर्डनेस का कोई मुद्दा नहीं था, मेरे पास ज्यादा काम ही नहीं था यार कि थक जाऊं बहुत ज्यादा, लेकिन दिमागी तौर पे बहुत थकता था, है ना, बहुत सोचा करता था। तो ये हॉल्ट थी, ये छोटी छोटी चीजें मेरे को बताई गई थी कि जिनको मैं फॉलो करूं। मैंने फॉलो नहीं किया। उन्होंने साथ में ही एक चीज बताई थी कि अनिरुद्ध, लाइफ में अभी तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोई है सेंटर में रहनी चाहिए, तो तुम्हारी रिकवरी। तुम रिकवरी पे ध्यान दो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और मैं जो इंसान हूं यार, जो जिसको लगता था कि बहुत बुद्धिमान है, मैं ना शक्की भी बहुत हूँ। मैं सामने वाले को जो बोल रहा है उस पे एकदम से भरोसा नहीं करता हूँ। मेरे को लगता था कि कैसे क्या यार, इस कमरे में आता हूँ मैं जहाँ पे 14-15 जो मुश्किल से होते हैं, संडे को शायद ज्यादा, सिर्फ आप लोगों को मालूम है कि मैं शराब से दूर हूँ। दुनिया को कैसे पता चलेगा? मैं तो मुंबई में काम करता था, वहीं पे मेरा रोजगार है, आज भी मेरे को वहीं पे जाना है। तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं शराब से दूर हूँ? और उनको नहीं पता चला शराब से दूर हूं, तो मेरे को काम कैसे मिलेगा, मेरे को पैसे कैसे मिलेंगे, और मैं घर कैसे चलाऊंगा? उन्होंने कहा उस पे अभी मत सोच, तू रिकवरी पे ध्यान दे, क्योंकि रिकवरी फाउंडेशन है तेरा। अगर फाउंडेशन ही कच्चा रहेगा तो कितने भी मंजिलों का तू प्लान बना ले या बनाने की कोशिश कर, वो इमारत गिरने वाली है। तो कुछ टाइम के लिए तू ब्रेक ले और तू स्पॉन्सर लेके प्रोग्राम कर। यकीन मान, क्योंकि हमने भी ऐसा ही किया है। तो मेरे को शक लगता था, मेरे को लगता था कि ये सब है ना यार, अच्छे पैसे वाले दिख रहे हैं, इनको घर से सपोर्ट होगा, इनकी सेविंग्स होगी, इनका तो कारोबार है, इनके भाई चला रहे थे, तो इनको उतनी मुश्किल नहीं आई जितनी मेरे को आई है। मेरे को तो रिकवरी वगैरह ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली भी तो सोचना चाहिए। तो मैं यार पैसे कमाने लगूं, अभी 5 महीने सोबर हूं। तो ये इस तरह से जो है, जो वहां यहाँ पे बोला जा रहा था चीजें, उन पे ध्यान देने के बजाय मैं अपना दिमाग कहीं और लगाने लगा। एक चीज यहाँ पे बोली जाती थी कि दिमाग को बाहर रख के आओ यार, और ये मेरे को बड़ा इंसल्टिंग लगता था। मैंने कहा दिमाग को बाहर रखे हो, आपको नहीं होगा दिमाग इसलिए आपने बाहर रखा, मेरे को तो है दिमाग। मैंने बिग बुक पढ़ी है, कितने ही बार पढ़ी है, मेरे को तो इतनी चीजें याद हैं कि ये 5-5 6-6 साल वाले मेंबर है इनको भी याद नहीं है। तो दिमाग क्या बाहर रख के आओ? दिमाग बाहर रख के आओ का मतलब ये था कि अब तक जिस तरीके से तुम सोच रहे थे वो चीज तुम्हारे काम नहीं आई है, उसी सोच ने तुमको ले डूबा है। तो उस सोच की बजाय तुमको अगर नई सोच अपनानी होगी तो तुमको दिमाग कोरा करना होगा, पार्टी फिर से कोरी करनी पड़ेगी। स्लेट अगर कोरी होगी तो ही नई इबारत उस पे हो सकती है। अब ये चीज मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अकड़, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। शराब के मारे सब कुछ हर तरीके से बर्बाद हो चुका था, लेकिन जो अकड़ है मेरी, अहंकार कि हाँ गलतियां हो गई हैं लाइफ में, लेकिन अब मैं रिहैब में बहुत बढ़िया तरीके से सीख गया हूँ। यहाँ पे शेयरिंग भी इन लोगों की सुन ली, इन लोगों से तो मैं बुद्धिमान हूँ। तो ये अकड़ जो है इसने मेरे को अंधा बना दिया था, मैं ढंग से शेयरिंग सुन नहीं रहा था।
ये लोग प्यार से जो बातें बता रहे थे कि अनिरुद्ध, सबसे जरूरी बात है कि पहले घूंट से दूर रहना, नजर हटी दुर्घटना घटी, जिस वक्त तुमने इस चीज को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया उस दिन तुमने रिलैप्स की ओर चलना चालू कर दिया। मैंने कहा कैसे चलना चालू कर दिया, शराब की तो याद ही नहीं आ रही है मेरे को। बार बार मेरे को बोल रहे थे कि अनिरुद्ध, घोड़ा आगे रहेगा गाड़ी पीछे, ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को तुमको अगर आगे रखा तुमने, और तुम्हारी बाकी की जो चीजें हैं कि फाइनेंशियली ये कर दूंगा, घर को मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये सब चीजें पूरे जीवन को अभी फिर से पुनर्निर्माण करना है। लेकिन ये फाइनेंशियल और ये सब चीजें जिनके लिए तुम इतना टाइम दे रहे हो और सारा तुम्हारा दिमाग जहाँ पे भाग रहा है, उनको अगर 2 नंबर पे नहीं रखा तुमने तो एक्सीडेंट होना तय है। मेरे को तो मंजूर ही नहीं। मेरे को लग रहा था सब कुछ समझ में आ गया, अब मैं अपने अपने तरीके से करके दिखाता हूँ, और अपने तरीके से करने गया। और एक दिन वो आ गया जब मैंने शराब पी ली। कोई ट्रिगर नहीं था, कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, वो अंदर ही अंदर चालू हो गया था मेरा प्लानिंग। मैंने आपको बताया शेयरिंग की शुरुआत में कि जब मैं छोटा बच्चा था तब से मेरे दिमाग में एक बात थी, जो दूसरों को नहीं आता है वो मैं करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को बोला गया था कि आज तक इस खेल में कोई नहीं जीता है। अगर एक असल शराबी हो तुम, तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि शराब का नियंत्रण तुम खो चुके हो। एक टाइम था शायद कभी जब तुम रुक सकते थे, लेकिन एक एलओसी है, एलओसी है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, उस लाइन तक जाता हूं मैं तब तक अपने देश में हूं, वो लाइन क्रॉस कर दिया तो परदेश में हूं। अब मैं परदेश में आ गया हूं, अब मैं उस जोन में आ गया हूं जहां पे शराब पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और सिंपल भाषा में बोला गया था कि दूध का दही बन चुका है, वापस फिर से दूध नहीं होना है। आम का अचार डल चुका है, अब फिर से उसका आम नहीं बनना है। अब तुम ऐसे शराबी बन चुके हो जिसका कोई नियंत्रण नहीं है पीने में। फिर से अगर पहला घूंट पियोगे तो तुम्हारी हालत वही हो जाएगी। इनफैक्ट रोज मीटिंग में शुरुआत में पढ़ा जाता था, एक चैप्टर था शराबियत के बारे में और जानकारी, उसमें 2-3 जगह ये लिखा गया था कि कुछ समय तक शराब पर नियंत्रण पा लेने के बाद अगर एक असल शराबी फिर से शराब पीने जाता है तो जल्द ही उसकी हालत पहले से दयनीय हो जाती है, पहले से बदतर। अब ये मेरे को रोज रोज बताया जा रहा था, मीटिंग में सुन रहा था मैं। साथ में ही एक कहानी बताई जा रही थी, बिग बुक में है, कि एक बंदा था जिसको 30 साल की उम्र में पता चल गया कि यार मेरे को शराब की दिक्कत है, और उसने ठान ली कि जब मैं ना लाइफ में सब कुछ अचीव कर लूंगा उसके बाद शांति से शराब पीऊंगा। उन्होंने बोला कि हर किसी को नहीं जमता है, वो एक्सेप्शनल था, अपवाद था, वो ज्यादातर लोग तय करते हैं मेरे जैसे। मैंने कहा कि मैंने कई बार संकल्प लिया था, लेकिन वो वैसा नहीं था, वो एक्सेप्शनल था। तो उसने शराब से दूर रहने की ठानी और वो दूर रहा 25 साल तक। 25 साल में उसने सब कुछ अचीव कर लिया जो उसको करना था, और जब वो 55 साल का हुआ तब वो रिटायर हो गया, ये सोच के कि अब मैं शांति से शराब पीऊंगा। अब उसका क्या कैरेक्टर रहा होगा यार, ठान लिया और शराब से दूर रहा 25 साल। लेकिन जैसे ही उसने 25 साल के गैप के बाद शराब पीना चालू कर दिया, जल्दी उसकी हालत वही हुई जैसे 25 साल पहले हुआ करती थी, और 4 साल के अंदर अंदर वो मर गया। उसने फिर से वो कंट्रोल, 25 साल दूर रहने का कंट्रोल लाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो ये कहानी मेरे को बताई जाती थी मीटिंग में, बाहर भी। और मैंने कहा कि मैं शक्की हूं बहुत, मैं भरोसा नहीं करता हूं। मैंने सोचा कि कहाँ नाम दिया है उस इंसान का, इस किताब में दिया है, कैसे देंगे, कहानी सच होगी तो देते, कौन गया है अमेरिका। अब जूम मीटिंग के जरिए काफी अमेरिकन, दूसरे दूसरे देशों से भी हमारे मेंबर्स से मुलाकातें होती हैं, शेयरिंग सुनते हैं हम। लेकिन तब का मेरा ख्याल कि कौन गया अमेरिका चेक करने, तो ये कहानी डराने के लिए डाली है किताब में। मैं कहा यार मेरे जैसा बुद्धिमान इंसान जो हर तरह से समझ गया है कि अच्छा एलर्जी है, अच्छा मेंटल ऑब्सेशन है, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, कि मैं यार आध्यात्मिक रूप से दिवालिया हो गया हूँ, पहले से प्रॉब्लम थे मेरे में, और अब तो बिल्कुल ही मतलब भगवान नहीं, वैल्यूज नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी कर रहा हूं मैं तो मेरे को कोई नियम लागू नहीं, इस तरह से पूरी तरह से मैं पार चला गया हूं। ये तो मेरे को मंजूर ही नहीं था। लोग मीटिंग में कैरेक्टर डिफेक्ट्स के बारे में बातें करते थे अपने अपने, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो वैसा हूं। मैंने कहा मैं थोड़ी ऐसा हूं, बस शराब ज्यादा पिए, लेकिन पत्नी से प्यार ही किया है, बच्चों से प्यार ही किया है, काम तो अच्छा ही किया है, अपने दोष दिखे ही नहीं, इतना अंधापन। तो स्पिरिचुअलिटी की तो बात ही छोड़ो, स्पिरिचुअल तो मैं हूं ही। फिजिकल एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन के बारे में अब पता चल गया है, 5.5 महीने देख चुका हूं। अब क्या प्रॉब्लम, अब मैं करके दिखाऊंगा। इन लोगों को नहीं जमा है, इनके मन में अब डर आ गया है, इसलिए ये कर नहीं रहे हैं, बाकी सारा साइकोलॉजिकल खेल है। तो मेरे को मौका मिला, 2 महीने बाद मैं दिल्ली गया था किसी काम से,
और मेरे को लगा कि आज के दिन में चेक करके देख लेता हूँ यार। तो मैंने किया, एक क्वार्टर पी और रुक गया। मैंने कहा देखो, वापस आ गया, घर वालों के साथ था, उनको पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा कौन बोल रहा है कि इस खेल में जीत नहीं सकता है कोई। दूसरे दिन भी वही किया, किसी को पता नहीं चला। तीसरे दिन हिम्मत बढ़ गई, मैंने कहा किसी को अंदाजा ही नहीं आ रहा है, 90 और लगा लेता हूँ। 90 लगा ली, उस दिन पता नहीं चला, चौथे दिन पता चल गया। पता चल गया तो कोहराम, क्योंकि घर वालों को लगा था अरे बाप रे, पहली बार तो हुआ है, इतना अच्छा इसका बर्ताव बदल गया है, इतना पूरी पर्सनालिटी चेंज लग रही है, कितना नम्र हो गया है, कितनी शांति से बातें करता है, रोज मीटिंग जाता है। सब मीटिंग वाले भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छी शेयरिंग करता है। तो ये अचानक क्या हो गया? तो काउंसलर को फोन लगाओ, ये करो वो करो वो करो, सब नाटक चालू हो गया। और मैंने कहा चलो अपना भांडा तो फूट गया यार, शर्म लाज। लेकिन साथ ही दिमाग ये भी बोला कि अब भांडा फूट ही गया है तो ढंग से मजा तो कर लूं यार। एक खून की भी सजा वही होती है फांसी, और 7 खून की भी सजा वही होती है फांसी। तो क्यों ना अपना जी भर के फिर से पी लूं। इंदौर जाऊंगा तो फिर से बंद कर दूंगा, मीटिंग जाना चालू कर दूंगा। अब यहाँ से जो ढलान चालू हुई, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, एक बार वो जो टेम्पो पकड़ा था, सोब्राइटी का मजा चखा था, एक अच्छी लाइफ क्या होती है, अच्छे रिश्ते क्या होते हैं, सालों बाद दिखा था। मीटिंग में भी जो था एक मेरा बन गया था, ऐसा मेरे को लग रहा था कि मेरी इमेज बन गई है अच्छी। वो एक बार सब पूरा टेम्पो टूट गया, उसके बाद मेरे को फिर से कोशिश करना, क्योंकि जल्दी मेरी हालत वैसी हो गई जैसी बताई गई थी, पहले से बदतर। तो मेरे को ये पता चल गया कि अब फिर से मीटिंग जाना पड़ेगा। तो वो हिम्मत जुटाना फिर से यार, एबीसीडी फिर से चालू करो, बड़ी जान पे आई। तो मैंने कहा इतना कौन करेगा यार, फिर से जाऊं, फिर से वो पावरलेसनेस, फिर से अनमैनेजेबिलिटी, फिर से वो हायर पावर, फिर से वही सब चीजें। अब जो मेरे बाद आए वो भी मेरे को बताएंगे, वो मेरे सीनियर हो गए, है ना। ये सारी मेरी सोच देखो कैसी है। यहाँ पे जान और जिंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन मेरे को मेरी इमेज की पड़ी रहती है। तो मेरे को ए का गुस्सा आने लगा। वही मेंबर्स जिनके बारे में मैंने कहा था कि ये अपने दोस्त हैं यार और जिंदगी ऐसी रहेंगी, उनके बारे में मैं रिजेंटमेंट पालने लगा। क्यों? क्योंकि वो सोबर चल रहे थे और मैं रिलैप्स हो गया था। और फिर मेरी कोशिशें चालू हुई, मेरे दिमाग में ये चालू हुआ कि यार क्या ये एक ही तरीका है शराब से दूर रहने का? इतनी बड़ी दुनिया है और दुनिया में इतने शराबी हैं और डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट इतने काम कर रहे होंगे इसके लिए, तो कोई ना कोई तो दूसरा तरीका होगा। तो मैं दूसरे तरीके देखने लगा, गूगल सर्च करने लगा, यहाँ जाने लगा वहां जाने लगा। ये सारी कोशिशें क्या थी यार? दरअसल फिर से मेरे को रिहैब डाला गया, 2 बार और रिहैब हुआ। मेरे दिमागी हालत मेरी ठीक नहीं है ऐसा अंदाजा करके मेरे को वो इलाज चालू हो गया। एक टाइम आ गया जब रिहैब में ही मैं खुदकुशी करना चाहता था एक रात को, और इस बार पूरी गंभीरता से करना चाहता था, क्योंकि मैंने कहा अब तो ये भी काम नहीं आ रहा है मेरे बाद जो आए लोग उनके केक कट चुके। दिक्कत क्या है यार मेरे में? ऐसे में मेरे को बोला गया कि 15 अगस्त 2018 को आपको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। जो भाई लोग रिहैब से आ चुके होंगे उनको अंदाजा होगा कि रिहैब वाले को इंतजार रहता है बेसब्री से किस दिन से मेरा डिस्चार्ज होएगा। यकीन मानो दोस्तों, मेरे को खुशी नहीं हुई वो सुन के। मैंने कहा बाहर जाके क्या करने वाला हूँ, वही जो 1.25 साल तक किया। लीवर खराब हो चुका है, पैनक्रियाटिस के प्रॉब्लम हो चुके हैं, डाइजेशन सिस्टम, ढंग से खाना नहीं खा रहा हूँ, शराब से अब 3 महीने दूर हूँ। फिर भी दिखने कैसा लगा हूँ, उम्र से 10-15 साल ज्यादा दिखने लगा हूँ। बीच में नौकरियां पकड़ी थी वो चली गई, अब मेरे को फिर से कौन खड़ा करेगा। और मेरी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर ने बोला था कि यार ये अब बाहर रहा अगर, तो या तो ये खुद को कुछ कर देगा और इसको पता नहीं चलेगा, या दूसरे को कुछ कर देगा और उसको पता नहीं चलेगा। बार बार डायग्नोसिस हुए थे, डॉक्टरों ने बोला था कि अब और पियोगे तो ये लीवर नहीं बचेगा आपका। मतलब जो वो बोल रहे थे कि ये जानलेवा बीमारी है, और ए में आए जब तक नहीं आए तो आपको पता नहीं था तब तक ठीक बात है, लेकिन यहाँ आ गए हो, इसके बाद एक्सपेरिमेंट मत करो। हर बार रिहैब में निकलने के बाद मेरे को बोलते थे एक्सपेरिमेंट मत करो। यहाँ पे रोज बोल रहे थे कि यार ये एक जानलेवा बीमारी है। अब मैं इसको नकारूं, ऐसा मेरे पास कोई बचा नहीं था यार चीज, क्योंकि मेरे को सामने दिख रही थी कि दरवाजे के बाहर जाऊंगा मैं तो क्या है, तो मौत है मेरे लिए यार। मेरे पास 2 ही रास्ते हैं अभी, इस बारे में मेरी कोई दो राय नहीं थी। एक तो यार फिर से जाऊंगा और मैं पीऊंगा और पी के मर जाऊंगा, 3 बार तो खटखटा के आ चुका हूं दरवाजा। या दूसरा है कि इस बार ए में जाऊं और ईमानदारी से जाऊं। अब ईमानदारी से इस बात पे मैं अटक गया। मतलब क्या, क्यों ऐसा था कि 27 दिसंबर 2016 को जो बंदा गया है ए में, वो आज तक सोबर नहीं हो पाया है। और बाद में मेरे साथ जो आए थे, मेरे बाद जो आए थे, वो सोबर हुए थे। क्या उनके लिए एक कुछ अलग कर रहा था? नहीं। तो उन पे काम कर रहा था और मुझ पे क्यों नहीं कर रहा था? तो मेरे को पहली बार ईमानदारी से ना अपने मन के अंदर झांकना पड़ा। और जब मैंने ईमानदारी से, क्योंकि प्रोग्राम में 3 चीजें उन्होंने बोली थी कि ए काम करेगा, लेकिन उसके लिए चाहिए हाउ, ईमानदारी, ऑनेस्टी। और मेरे को किसी ने बोला था कि ईमानदारी या तो 100% होती है या नहीं होती है। 99%, 98% ऐसा कुछ नहीं होता है। ईमानदारी है
या नहीं है। तो मेरे को पता चला कि ईमानदारी नहीं है मुझ में। मैं बाकी सब आध्यात्मिकता की बातें करता हूँ, सर्विस के लिए जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब करता हूँ, बड़ी बड़ी शेयरिंग करता हूँ, लेकिन दरअसल पहली बात जो बोली है कि अनिरुद्ध एक शराबी है, इसका मतलब है उसको पहले घूंट से दूर रहना है, इस बात को मैंने कभी डाइजेस्ट ही नहीं किया। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में मैंने वो बात बना कर रखी थी कि अभी मेरा टाइम खराब चल रहा है यार, अभी मैं सब सुन लूं, अभी है ना घर वालों का थोड़ा भरोसा जीत लूं, अभी मेरे को फिर से काम मिल जाए, अभी मेरे को है ना फिर से बैंक बैलेंस हो जाए, थोड़ा सा जिंदगी को आकार आ जाए, मेरे हाथ में फिर से जीवन का कंट्रोल आ जाए, फिर है ना कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ के निकालूंगा, कम पीऊंगा, पहले जैसे नहीं पीना है, कम पीऊंगा, लेकिन पीऊंगा जरूर यार। तो शायद कभी ना कभी वो दिन आएगा। द ग्रेटेस्ट ऑब्सेशन ऑफ एन अल्कोहलिक माइंड, एक असल शराबी का जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा, उसको जो जिस बात की तड़प रहती है, जुनून रहता है, वो ये है कि किसी न किसी दिन, किसी न किसी तरह तरीके से मैं शराब पीऊंगा और उसका आनंद भी लूंगा। ये मेरे दिमाग में अभी भी बसी है बात, जो आप लोगों को नहीं जमा है वो मैं करके दिखाऊंगा। मेरे को अब सब कुछ पता चल गया है, मैंने अब साइकोलॉजी भी पढ़ ली है, मैंने बाकी भी सारी किताबें पढ़ ली हैं, दो तीन और भी थेरेपीज पढ़ ली हैं। तो कोई ना कोई वो दिन आएगा जब मैं ना थोड़ा सा है ना फिर ए से किनारा कर लूंगा, चांस लूंगा, और मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा और कामयाब भी होऊंगा, तो कोई ना कोई दिन तो मैं शराब फिर से पीऊंगा और उसका मजा भी आएगा। मैं वो भूला नहीं हूं, ना भूलूंगा। ये चीज जो है मेरे को बोला गया था कि किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं रखना है, ना ही कोई धारणा मन में रखनी है दबी छुपी हुई। इस बात को मेरे को चकनाचूर करना होगा यार, मेरा पैर कट चुका है, वो फिर से अब नया नहीं आना है। एक चीज है जो मेरे को दूर रहना पड़ेगा, मतलब दूर रहना ही पड़ेगा, तो ही जीवन में कुछ हो सकता है, शराब के पहले घूंट से दूर रहना होगा। तो ये बात मैंने कभी डाइजेस्ट नहीं की थी, ये मेरे को ईमानदारी से मानना पड़ा। जब ये बात मान ली, एक बार देख लिया कि हाँ यार मेन रूट कॉज ये है, बाकी कुछ भी नहीं है, पत्नी झगड़ा कर रही है, पैसों की प्रॉब्लम है, ये है वो है वो है, रिश्ते बिगड़ चुके, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, ये मेरे पे काम नहीं कर रहा है, अंदर बाहर चल रहा है, इतना कि मैं अब रिहैब के बाहर जाने से डर रहा हूं क्योंकि मर जाऊंगा। उसके पीछे ये है कि मैंने ये स्वीकार नहीं किया है कि अनिरुद्ध मैं शराबी हूं और पहले घूंट से दूर रहना है। एक बार वो देख लिया और स्वीकार कर लिया, गेम पलट गया दोस्तों, चीजें एकदम साफ साफ दिखाई नहीं देने लगी। दूसरी बात उन्होंने बोला था कि ओपन माइंडेडनेस, मैं जो सोचता हूँ इस भ्रम में रहता हूँ कि मेरे को सब आ गया, मेरे को पता चल गया, मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी है, मेरे पास तरीके। नो, तुम्हारी सोच तुमको ले डूबी है, अब उस सोच को बाजू में रखना होगा। मेरे को मेरी जिंदगी अब ए के मेंबर्स के हवाले करनी है और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। विलिंगनेस, सोब्राइटी, सोब्राइटी मेरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कीमती चीज है। ये है तो बाकी कुछ रहेगा, ये नहीं तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, कोई किसी भी मुश्किल को पार कर दूंगा। तो मेरे को समझ में आ गया है कि रिकवरी को पहले रखूंगा, नौकरी पैसे ये वो सालों तक ध्यान नहीं दिया है, हो जाएगा यार, इसके लिए चाहिए भरोसा, ट्रस्ट। तो ये मेंबर्स जो है सामने दिख रहे हैं कि वो ईश्वर है, मैं ईश्वर को नहीं मानता था, तो उन्होंने बोला उच्च शक्ति पकड़, एक हायर पावर है, ये ग्रुप ऑफ ड्रंक्स, बेवड़ों का ये जो समूह है, तो गॉड को तू ये समझ कि ग्रुप ऑफ ड्रंक्स, इन्होंने जिस तरीके से किया है उस तरीके से तेरे को करना है। तेरे को पूरे भरोसे के साथ, तेरा ये शक न ये न वो सब कुछ बाहर निकाल के फेंक दे, दिमाग बाहर रख और तू खुद को इनके हवाले कर दे। ये अगर करेगा तो चीजें ठीक होती जाएंगी। दोस्तों, वहां पे मैंने घुटने टेक दिए, नास्तिक था, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने फर्स्ट स्टेप में एक और चीज यार जोड़ ली थी, आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल एंड आई एम द ग्रेटेस्ट फूल ऑन द अर्थ। इस दुनिया में सबसे बेवकूफ इंसान मैं हूँ जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है। मेरे को किसी ने बोला कि अनिरुद्ध तू ये समझ ले कि तेरे को दिखाई नहीं देता है और तेरे को रास्ता पार करना है, फिर भी तू मदद नहीं ले रहा है, लोगों की मान नहीं रहा है, अपने ही दम पे तू रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और बार बार गाड़ी आके ठोक रही है तेरे को, तू अपना हाथ दे दे, ए के हाथ में, ए तेरे को पार कर देगा। और मैंने दिया दोस्तों, कोई भ्रम नहीं मन में, आई एम नॉट एन एक्सेप्शनल, शराबी हूं, पहले घूंट से दूर रहना होगा, पहला सत्य अंतिम सत्य, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस। अब मेरे को नौकरी की चिंता नहीं करी मैंने, घर वाले मेरे को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं चिंता नहीं करी मैंने, और मैं पूरा 3 महीने मैं ए मेंबर्स की संगत में रहा फुल टाइम। 50 रुपए एक दिन का मेरे को मिलता था, एक के यहाँ नौकरी कर ली मैंने, समझ लीजिए आप, दिन का 50 रुपए देते थे, 1300 रुपए की पगार है, 1300 रुपए की पगार पे शुरुआत की जिंदगी की। क्योंकि मेरे को अब पता चल गया था कि रिकवरी पे ध्यान देना है, मेरे को रिकवरी पे ध्यान दूंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम आ गई जब मैंने स्पॉन्सर लिया, स्पॉन्सर के साथ प्रोग्राम चालू किया, एक एक दिन करके यार जिंदगी बदल गई।
जिंदगी बदल गई मतलब क्या बदल गया यार? अंदर से मैं बदलने लगा, मेरी सोच बदलने लगी, मेरा नजरिया बदलने लगा, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो दोष मेरे को दिखाई ही नहीं देते थे वो मेरे को पता चलने लगे। उनको कैसे हैंडल करना है, 24 घंटे उनके साथ मेरे को कैसे जीना है। प्रोग्राम बहुत सिंपल है, आगे जाके बहुत रिगरस ऑनेस्टी मांगता है ना। टाइम पास नहीं है, जिंदगी और मौत का खेल है। थोड़े दिन सोबर हो जाता हूँ, फिर मेरे को लगता है कि चलो चलो अपनी गाड़ी तो निकल गई, नहीं निकली है यार। आज एक एक दिन करके मेरे को 6 साल से कुछ महीने ऊपर हो गए, लेकिन सोब्राइटी की शेल्फ लाइफ 24 घंटे की ही होती है। स्पॉन्सर लिया है, स्पॉन्सर के साथ प्रोग्राम पे काम करता हूँ, लाइफ बदल रही है। आज मैं जहाँ पे हूँ मेरे को हमेशा याद आता है, खुद को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ भी लाइफ में अच्छा हो जाए, आज वही पत्नी है, वही बच्चे हैं। आज मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, दूसरे फील्ड में काम करना पड़ा मेरे को, वो फील्ड छोड़नी पड़ी मेरे को। उन्होंने बोला था गोइंग टू एनी लेंस, किसी भी हद तक जाऊंगा, तो उन्होंने मेरी फील्ड में चला जाता तो शायद फिर से शराब का शिकार बन जाता शुरुआत के दिनों में। तो मेरे को प्रोफेशन बदलना पड़ा, मैंने बदला। मेरे को कम पैसे का प्रोफेशन लेना पड़ा, मैंने लिया। लेकिन आज मैं देखता हूँ पीछे मुड़ के कि यार रिकवरी पे ध्यान देते देते आगे बढ़ा, तो जहां पे पहुंचा हूं, तो लगता है कि यार ये तो सब उन्होंने कहा था कि तुम्हारी कल्पना से परे, नॉट इवन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, सपनों में भी नहीं सोचा था ऐसी जिंदगी मिली। मैंने कहा था आपको कि मेरे जैसा शराबी जीवन में मजा नहीं आए तो शराब से दूर नहीं रह सकता यार। आज हर दिन, हर 24 घंटे बढ़ती हुई खुशी के साथ जी रहा हूँ, बढ़ती हुई उपयोगिता के साथ जी रहा हूँ। पहले सिर्फ अकेले के लिए जी रहा था, आज सबके साथ जी रहा हूँ, दूसरों के कुछ काम आ रहा हूँ। लेकिन इन सब बातों की नींव एक ही चीज में है। आज मैं देखता हूँ कि 1.25 साल क्यों लगा। 29 दिसंबर 2016 को एए में आया, तब मेरी सोब्राइटी डेट होती है अगर कुछ सितंबर 2016, लेकिन असल मेरी अभी अभी की जो सोब्राइटी है वो चालू होती है 27 अप्रैल 2018 से। तो एए के 1.25 साल जो है अंदर बाहर, वो इसीलिए हुआ कि मैं इस चीज को समझ नहीं पाया था। शराब के पहले घूंट से दूर रहना होगा मेरे को, वो मैं अकेले के दम पे नहीं कर पाऊंगा। वो मेरे को कितना भी नॉलेज हो जाए बीमारी का, कितना भी मैं 50 बार ग्रुप एल्कोहलिक्स एनोनिमस की किताब पढ़ लूं, पूरा रट लूं, उससे नहीं होगा। जब शराब की याद आती है, वो इच्छा होती है, तो उसके सामने मेरा अकेले का कोई डिफेंस नहीं है। इसके लिए मेरे को एक हायर पावर ही काम आती है। एक हायर पावर ही मेरे को शराब की ताकत से बचा सकती है, और वो हायर पावर काम करती है आप लोगों के भाइयों के माध्यम से। तो मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ, आप लोगों के साथ चलता हूँ, अपना दिमाग नहीं चलाता हूँ। मतलब मैंने अपनी सोच मैंने बदलना चालू किया है, बदला हूँ, बहुत बदलना पड़ेगा, बदलते रहूंगा। मैं अब आज अपनी इच्छा के तौर पे नहीं चलता हूँ। मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया, ये डायलॉग मेरे को बहुत पसंद था, आज भी पसंद है। लेकिन मैं उस हिसाब से आज नहीं चलता हूँ। आज मैं ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि मेरी हायर पावर मुझसे क्या चाहती है, क्या करवाना चाहती है। आज के दिन मैं दूसरों के लिए कैसे जीऊं, आज के दिन मेरी वजह से किसी को तकलीफ क्यों ना हो। तो ये सब करता हूँ, धीरे धीरे जीवन उस मुकाम पे आ रहा है कि बहुत ही यार ग्रेटफुल महसूस करता हूँ। वैसा ही दिन था जैसे आज एक भाई आए हैं, कि मैंने कहा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, उस दिन से मेरी जिंदगी बदलना चालू हुई थी। लेकिन उसको समझने में मैंने टाइम लिया। मैं एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित हूँ, जिससे मैं अकेले लड़ नहीं सकता हूँ। मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, ए के साथ रह के काम करूंगा, स्पॉन्सर लेके ये प्रोग्राम करूंगा, तो ही मैं पहले घूंट से दूर रह पाऊंगा। और जब तक पहले घूंट से दूर हूं तब तक जीवन अच्छा होने की गुंजाइश है, जैसा कि अभी हो रहा है दोस्तों। मुझे लगता है कि काफी सारा मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है, बहुत सारी बातें और भी बता सकता था, बट कहीं रुकना होगा। आप लोगों ने शांति से सुन लिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड होप पायनियर स्नेहांचल ग्रुप, अनंता भाई, सभी वॉलंटियर्स, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच।